Hello everyone, I am Ashutosh Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 summary video series. So this is a part 2 of reading number 27 and in the earlier part we have studied about the weighted average cost of capital कैसे compute करते हैं and what are the different factors जो consider किए जाते हैं before understanding या फिर before constituting a capital structure. उसके बाद हमने देखा कि अलग-अलग different cycles होती हैं कंपनी की startup stage, growth stage, maturity stage. उसके अंदर startup stage में आपको डेट मिलना बहुत मुश्किल है, कन्वर्टेबल डेट या फिर फाइनेंशियल लीज एक ऑप्शन है, अदरवाइज आपको इक्विटी से काम चलाना पड़ेगा या फिर अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स आप उनको पैसा दे सकते हैं. दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ही होती है उसके अंदर बेसिकली. एंड देन व्हेन वी मूव टू द मैच्योरिटी एंड ग्रोथ स्टेज, तो यहाँ पे आपकी कंपनी ग्रो करना स्टार्ट कर रही होती है एंड एट द मैच्योरिटी स्टेज आपको जो डेट है वो एट अ कंपैरेटिवली चीप रेट में मिलना अवेलेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. उसके बाद हमने चेक किया था कि मोदी-मिगलानी प्रोपोज़िशन 1 एंड 2 देखी थी, विद टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस, एंड हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को भी कंसीडर किया था. एंड देन वी हैव मूव्ड टू द स्टैटिक ट्रेड-ऑफ थ्योरी. एंड नाउ in this reading we will be studying कि what is the target capital structure. मैंने एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर देख लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर में टारगेट मैंने ये देख लिया कि अब तक स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपका है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप डेट की फाइनेंसिंग इंक्रीज करते हो. बट जब एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो टैक्स शील्ड से अमाउंट ज्यादा जाती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको रुकना पड़ेगा. तो अब ये तो हो गया ऑप्टिमल डेट का तरीका. अब मैं एक बार मुझे चेक करना है कि मेरे लिए टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मुझे कितना डेट अपनी कंपनी में रखना है, कितना इक्विटी कंपनी में रखना है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, फर्म सीक करती है जो एक मिनट जस्ट सेकंड, हाँ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो फर्म सीक करती है अचीव करने के लिए बेसिकली वो क्या होता है, जो भी कंपनी जो भी एंटरप्राइज एक कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इसका मोटिव क्या है बेसिकली जस्ट टू मैक्सिमाइज द फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का एक मोटिव है. एक सबसे सिंपल तरीका ये है. और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इन द पार्ट 1 मैंने बोला था कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, के ई लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड के डी लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेट ऑफ इक्विटी से और वेट ऑफ डेट से, दोनों ऐड कर देते हैं. तो जो वेट होगा ये मार्केट बेस्ड हो सकता है, बट क्या ये जरूरी है मैं मार्केट वैल्यू बेस्ड लूं? अगर मेरा मैं बोलता हूं क्या मैं बुक वैल्यू नहीं ले सकता, क्या मैं बुक वैल्यू नहीं ले सकता? आप ले सकते हो, आप बुक वैल्यू भी ले सकते हो. हाउएवर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड कंसिडरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी. मैं बुक वैल्यू भी ले सकता हूँ. क्यों ले सकता हूँ? मैंने बोला 3 रीजन है फटाफट से कि जो मार्केट वैल्यू है सब्सटेंशियली फ्लक्चुएट होती है एंड आपकी बुक वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती. सो द पॉइंट वन इज कि जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट हो सकती है सब्सटेंशियली अमाउंट से. तो ये बोला जाता है कि अगर आप बुक वैल्यू कंसिडर करोगे तो वो उसमें फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत कम है. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. एंड दूसरा पॉइंट बोलता है कि मैनेजमेंट के लिए भी जो प्राइमरी कंसर्न होता है बेसिकली वो यही होता है कि क्या अमाउंट है और क्या टाइप ऑफ द कैपिटल मैं इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी के द्वारा मुझे किसमें इन्वेस्ट करना है. क्योंकि मार्केट वैल्यू समथिंग रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो देखते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या है बेसिकली. सो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो वो मार्केट वैल्यू को डिजाइन बताता है. लेकिन अगर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बुक वैल्यू हमारा पर्पज सॉल्व कर सकती है. एंड द थर्ड पॉइंट ये बोलते हैं कि जो लेंडर्स हैं, जितने भी डेट इन्वेस्टर्स हैं या जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, वो खुद अपने आप में बुक वैल्यू पे ही फोकस करती हैं जब भी वो ऑफ द डेट एंड इक्विटी कैपिटल फॉर द कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए भी वो बुक वैल्यू पे ही फोकस करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप मार्केट वैल्यू जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करते हैं तो मार्केट वैल्यू को तो देखते ही हैं, इसके अलावा बुक वैल्यू को भी देख सकते हैं. दीज आर द 3 वैलिड रीजंस जिसके बेसिस पे मैं आगे चल सकता हूँ. उसके बाद टारगेट वेट क्या है बेसिकली, मैं टारगेट वेट की जब मैं बात करता हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता हूँ. सो एज एन अर्लियर लेवल हम मार्केट वैल्यू देख रहे थे डेट और इक्विटी कंप्यूट करने के लिए, तो ऑल्टरनेटिवली टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर भी कोई नाम की चीज होती है. टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी ने कुछ ना कुछ सोच कर जरूर रखा होगा कि भैया मेरे को एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो अगर वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया तो आप उन्हीं वेट्स को कंसीडर करोगे अपनी कैलकुलेशन के लिए. अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ है अपना टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर तो उसी वेट को आप कंसीडर करोगे अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए. लेकिन अगर हो सकता है कि कोई ऐसी फर्म है, कोई ऐसी एंटरप्राइज है जिन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ इसका बिल्कुल भी, तो हम क्या करते हैं कि जो एज्यूम, तो जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो टारगेट स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करता है. टारगेट स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है? टारगेट स्ट्रक्चर निकाला जाता है करंट कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे.
हम एज्यूम करते हैं कि जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, एट द रेट ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स पे हम मान के चलते हैं कि कंपनी का यही टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला, जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको कंसीडर करो, मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से कंप्यूट करो एंड मान के चलो कि कंपनी का यही कैपिटल टारगेट स्ट्रक्चर है, यही टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट आप ये एज्यूम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हो कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर ट्रेंड देखो, कंपनी किस तरीके से कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट, कितना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी अपनी एंटरप्राइज के अंदर लेके चलती है। सो वो भी एक तरीका है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर देखने का। और एंड साथ के साथ हम बोलते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री कर रखी है, कि अगर मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री कर रखी है रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट और कितना प्रोपोर्शनलिटी उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना है। एंड लास्टली आप एक एवरेज ले सकते हो कंपेरेबल कंपनीज का, जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अंदर क्या कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है एज अ टारगेट, तो आप उसका एवरेज भी आप ले सकते हो। सो 3 पॉइंट्स अगर आपको आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस हो, अगर आपको मैनेजमेंट के द्वारा दिया हुआ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद भी कंप्यूट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, आप जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप उसको एट द कंसीडरिंग मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से आप उसे कम आप कैलकुलेट करोगे एंड मान के चलोगे कि ये मेरा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। अदरवाइज आप चेक करो कि कंपनी कैसा ट्रेंड फॉलो करती है और मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी, मैनेजमेंट ने कहीं कमेंट्री कुछ पास कर रखी है क्या, वो देखेंगे। एंड थर्डली हम देखेंगे जो कंपेरेबल कंपनीज हैं हमारे पास, जो कंपेरेबल कंपनीज हैं उनका कोई एवरेज, हम वेटेड एवरेज या फिर यूज करेंगे एवरेज ऑफ द कंपेरेबल कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर एज अ टारगेट। उसके बाद अगर हमारे पास लेट्स सपोज क्वेश्चन में या कहीं पे भी डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है, तो मैं उसका वेट कैसे निकालूंगा, वेट्स कैसे निकालूंगा मैं बेसिकली। सो वेट निकालने के लिए डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, दिस विल बी द वेट ऑफ डेट, एंड वेट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। कुछ नहीं है, इट इज दैट कि जिसका आप वेट निकालने, दिस अपॉन डेट प्लस इक्विटी क्या होता है, टोटल कैपिटल। सिंपल प्रोपोर्शन तो कर रहे हैं, प्रोपोर्शन कर रहे हैं, सिंपल, ये भी टोटल कैपिटल है। तो डेट अपॉन टोटल कैपिटल या इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल, आपको वेट पता चल जाएगा, वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट कितना है, सिंपल, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है, वो बात करता है कॉस्ट ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मैंने बोला कि जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने प्रीवियस रीडिंग्स में भी अंडरस्टैंड किया था कि कहीं न कहीं एक असिमेट्री होती है मैनेजर्स के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स या जो हमारे ओनर्स हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो उसकी कॉस्ट मेरे को क्या पड़ सकती है? मेरे अंदर क्या मतलब, एक बोलते हैं ना कि आपके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, देयर आर 2 पीपल जिनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, तो चांसेस क्या होंगे, लड़ाई होने के चांसेस होंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे ही सेम वो पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे ओपिनियन में चेंजेस कैसे आते हैं, चेंज कैसे होता है, डिफरेंट कैसे ओपिनियन होते हैं। सो जो भी इन्वेस्टर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल अस एज अ शेयर होल्डर एंड द वन हु इज इशूअर, इशूअर एज इन कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर एज अ शेयर होल्डर एंड जो कंपनी है, उनके बीच में ईश्वर, आई वुड से कि यहाँ पे मैनेजर मान ले सकते हैं, द वन हु इज मैनेजिंग द कंपनी। सो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, उनके बीच में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड रीजन क्या है कि जो मैनेजमेंट है हमारे पास, उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हैं, क्योंकि दे आर द वन जो क्लोजली या अपने आप को दे आर जस्ट डीलिंग द बिजनेस वेरी क्लोजली मैनर में, वो देख रहे हैं एंड शेयर होल्डर्स आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की जाती है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन देयर, हमारे इंटरेस्ट में ही वो एक्ट कर रहे हैं बेसिकली। बट जो भी है, मैनेजमेंट इज द वन जो प्रॉपरली मैनेज कर रही है, क्लोजली मैनेज कर रहे हैं उसको, तो उनके पास ज्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टर, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं लाइक अस। सो जो मैनेजमेंट है उसके पास मोर इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द बिजनेस एंड इट्स द प्रोस्पेक्ट्स अबाउट द दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। जो भी कंपनी, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, पब्लिक में क्या चल रहा है, और जो मैनेजमेंट के पास बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एंड मैनेजर्स जो भी होते हैं वो उसी इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज उठा के एक फाइनेंसिंग को सीख करते हैं कि कौन सी फाइनेंसिंग मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन जब हम डेट और इक्विटी होल्डर्स की बात करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट द वन जो प्रॉपरली या क्लोजली बिजनेस को डील कर रही हैं, उनकी एक तो डिमांड दूसरी क्या होती है, एक तो प्रॉपर बिजनेस नहीं कर रहे, बैठ के बिजनेस नहीं कर रहे, दे आर जस्ट, हमने मैनेजर्स अपॉइंट किया, मैनेजर्स आर रनिंग द बिजनेस, हमारे इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं, इतना हमें पता है, और हम क्या चाहते हैं कि मुझे डिमांड अच्छी खासी चाहिए बेसिकली बिजनेस से। तो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, मुझे तो एक तरफ डिमांड चाहिए और मैनेजमेंट वाला सोच रहा है कि मुझे बिजनेस चलाना है, ना कि रिटर्न, रिटर्न इज लाइक अ रिस्क। और मैनेजर सोच सकता है, मैनेजमेंट जो वन हु इज रनिंग एंड क्लोजली रनिंग द बिजनेस, वो सोच सकता है कि अभी हमारी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है
कंसिडरिंग द हमारी कंडीशन जो कंपनी की करंट कंडीशन है, मेरी रिस्क एपेटाइट नहीं है, तब भी तो वो अपने एक्शंस जो फाइनेंसिंग के एक्शंस हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो अकॉर्डिंगली लेगा कंसिडरिंग द बिजनेस पोजीशन एट द मोमेंट। बट जो डेट और इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको अपने रिटर्न से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं पता चल रहा कि बिजनेस कैसे रन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर हाई डिमांड रिटर्न्स। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन असिमेट्री के चांसेस आ गए यहाँ पे, बिकॉज अब एज़ दे आर कंसर्न्ड दैट कंपनी अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस हो गए। अब इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं मन ही मन कि ऐसा तो नहीं कि जब जो हम कंपनी क्या करेगी, नए-नए शेयर से निकाल देगी जब वो ओवर प्राइस हो जाएँगे। मार्केट में जैसे ही शेयर्स का जो होगा, अगर आपके जो मार्केट में इक्विटी शेयर्स हैं, अगर वो जैसे ही ओवर प्राइस होते हैं, आप क्या करते हो, न्यू शेयर इश्यू कर देते हो। ये आपका एक तो दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है। दिस इज़ लाइक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ही है। या फिर आप डेट इशू कर सकते हो जैसे आपकी क्रेडिट वर्दिनेस इज अबाउट टू डिटीरियरेट। तो जैसे आपको लग रहा है कि मेरी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो खत्म होने वाली है, आपने नया डेट इशू कर दिया, या फिर जैसे आपके शेयर प्राइस ओवर प्राइस हुए, आपने इक्विटी किट में शेयर इशू कर न्यू शेयर्स इशू कर दिए। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब ये हमें क्या है, एक तरह से बेसिकली कंसर्न्ड है कि कंपनी ऐसा ना कर दे। इक्विटी शेयर्स और डेट होल्डर्स को क्या लगता है कि कंपनी ऐसा ना करे कि जैसी उसकी क्रेडिट वर्दिनेस जाने वाली हो, नया अपना क्रेडिटर्स को नया पैसा उठा लिया और मार्केट से, या फिर जैसे ही स्टॉक ओवर प्राइस हुआ, आपने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो मैनेजर्स के एक्शंस को, बिहेवियरल्स को, कंपनी के प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए यूज करते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या एक्शंस ले रही है। उसके बेसिस पे वो अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट करते हैं कि कंपनी की हालत ऐसी है, अच्छा कंपनी की हालत वैसी है। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए तो इन्वेस्टर्स को ये लगना चालू हो जाता है दिमाग में कि शेयर्स प्राइस ओवर प्राइस है, इस समय जो स्टॉक प्राइस मेरा चल रहा है वो ओवर प्राइस हो रखा है। या फिर अगर ऐसा लगता है कंपनी को कि डेट आपने इश्यू कर दिया मार्केट में, तो कंपनी को लगता है कि कंपनी की हालत खराब होने वाली है, मार्केट से पैसा उठाना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेट। सो ये चीजें जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब मैनेजर्स के बिहेवियर को, मैनेजर्स के एक्शंस को वो एज अ कंपनी का प्रोस्पेक्ट समझने में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। एंड इफ समवन इज वॉचिंग योर एक्शंस, तो आपको भी थोड़ा संभल के अपने एक्शंस को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई एक्शन लिया किसी और मतलब से, एंड उसका जो मीनिंग जो जा रहा है, जो इन्वेस्टर्स को जो चीजें समझ आ रही होंगी वो किसी और पर्सपेक्टिव से समझ आ रही है, तो अगर इस तरीके से ऐसा होगा तो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड उसकी वजह से कंपनी का जो परसेप्शन है द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स वो काफी डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर थिंकिंग एंड ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेकिंग द एक्शंस। तो अभी तक क्या बोला मैंने, जो इन्वेस्टर्स एंड इश्यूअर्स हैं उनके बीच में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट इज द वन जो क्लोजली बिजनेस को रन कर रही है, उसको पब्लिकली अवेलेबल डेटा पता है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है पब्लिक के वो पता है। सो मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो मैनेजर होते हैं वो उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं अपनी फाइनेंसिंग के तरीके से कि मुझे इस समय कौन सा डिसीजन लेना है। लेकिन जब मैं इक्विटी होल्डर्स की बात करता हूँ, उनको मतलब है खाली हाई रिटर्न से, और वो उनका बस ये कंसर्न होता है कि कंपनी न्यू शेयर इशू ना करे एट जब जब भी स्टॉक ओवर प्राइस हो, या डेट इशू ना करे जब उसको लग रहा हो कि क्रेडिट वर्थिनेस डाउन होने वाली है, क्योंकि पैसा डूबेगा तो सबका डूबेगा एक साथ। सो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स के बिहेवियरल एक्शंस को, बिहेवियर को चेक करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोस्पेक्ट। एंड मैनेजमेंट उसी तरीके चक्कर में क्या करते हैं, मैनेजमेंट भी अपने एक्शंस को कंसिडर करता है और ये सोच के चलता है कि टू अवॉइड द रॉन्ग सिग्नल टू द आउटसाइडर, कि बाहर वाले को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को कोई रॉन्ग सिग्नल ना जाए मेरे एक्शन से, जो कि मैं नहीं देना चाहता बट वो चला गया। तो आप उसी तरीके से अपने एक्शंस पे ध्यान देते हो। अब क्योंकि आप अपने एक्शंस पे इतना ध्यान दे रहे हो, तो एक हायरार्की सजेस्ट की गई है फॉर द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो देयर इज अ सर्टेन मोड ऑफ हायरार्की जो कि हमें बताई गई है इन द टर्म पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर बात करता है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बेसिकली एक बात करती है कि आपको किस किस तरीके से फाइनेंसिंग करनी है, किस ऑर्डर में आपको फाइनेंसिंग करनी है, ये बताता है ताकि गलत सिग्नल जाने से बचा सकें अपने आप को। तो पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग जो हम करते हैं, मार्केट में पब्लिक को इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक परसेप्शन जाता है, एक रेस करता है स्केप्टिसिज्म अमंग द इन्वेस्टर्स की कंपनी को ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है कि न्यू न्यू इक्विटी अपनी रेस कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी और जो ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स हैं, एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं, दे आर नॉट दैट मच विलिंग टू डाइल्यूट देयर ओनरशिप। उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है तो वो इतने विलिंग नहीं होंगे मार्केट से पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग्स के थ्रू अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। सो एक्जिस्टिंग जितने भी ओनर्स हैं वो विद लेस लाइकली वांट टू शेयर द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, उनको डाइल्यूट नहीं करनी अपनी ओनरशिप। सो पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग आप एक तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत परेशान भी करो, थोड़ा बहुत इनसिक्योर भी फील होगी। तो इसके लिए ये बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है इसी वजह से वो प्रेफर करती है इंटरनल फाइनेंसिंग। सबसे पहले अगर इंटरनली मैं कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, दैट इज़ वेल एंड गुड। सो जो मैं मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो इंटरनल फाइनेंसिंग के थ्रू सबसे पहला पैसा अरेंज करने की कोशिश करता है, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड को फुलफिल करने की कोशिश करता
सकता है। एंड इन केस अगर उसे लगता है कि नहीं अभी मुझे मार्केट से पैसे उठाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है प्राइवेट डेट को। सबसे पहला प्राइवेट डेट फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक हो गया या आप लीजिंग पे कोई एसेट ले लो, दीज़ आर द फॉर्म ऑफ प्राइवेट डेट जो हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप इन पे रिलाय करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप इनका यूज़ करोगे। उसके बाद भी अगर आपको और रिक्वायरमेंट चाहिए देन यू विल गो फॉर पब्लिक डेट एंड द लास्ट ऑप्शन पे आता है इक्विटी इश्यू। सबसे लास्ट ऑप्शन है इक्विटी इश्यू। सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग करो, अगर नहीं हो पा रहा तो प्राइवेट डेट करो, देन पब्लिक डेट करो एंड देन लास्ट जो प्रेफरेंस गिवन है वो है इक्विटी इश्यू को। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो इश्यूअर है हमारे पास या फिर जो भी मैनेजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इक्विटी इश्यू करेगा। सो मैनेजमेंट बिलीव दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि स्टॉक आपका ओवर वैल्यू हो गया है। तो अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो आप इक्विटी के थ्रू पैसा उठाने की जल्दी कोशिश करो ताकि आप कम इक्विटी शेयर्स इशू कर सको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिलक्टेंट टू इशू इक्विटी है व्हेन द स्टॉक इज अंडर वैल्यू, तो मैनेजमेंट जो है, तो मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट इक्विटी कब इशू करना चाहती है, जब मैनेजमेंट को ये बिलीव होता है कि मेरा स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। सो अगर ऑलरेडी स्टॉक ओवर वैल्यू तो अच्छे खासे रेट आप अपने इक्विटी शेयर को ऑफर कर सकते हो एंड आपको कम शेयर इशू करने पड़ेंगे टू गेन अ सर्टेन टू अपने जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन आपको लेना है, जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट से लेनी है। फॉर एग्जांपल जो भी आपको इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ रहे हैं वो एज़ अ कंपेयर टू, अगर आपका स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो आपको ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे टू गेट अ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। और अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो आपको कम शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो यही बोला गया कि मैनेजमेंट या जो भी इश्यूअर है, वो चाहता है कि मैं इक्विटी इश्यू करूँ जब उसको लगता है कि मेरा स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर उसको लगता है कि मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं अपने शेयर्स को रीपरचेज़ कर लूँ। अगर आपको एग्ज़ाम्पल याद हो विप्रो का, अराउंड 2 एंड अ हाफ इयर्स पहले, अराउंड 2 एंड अ हाफ और 3 इयर्स पहले अराउंड एक बायबैक आया था, जिसमें वो अपने शेयर्स को रीपरचेज़ कर रहे थे एट द रेट ऑफ अराउंड 360 आईएनआर। एंड अभी वो स्टॉक आफ्टर द बायबैक, उसके बाद जो मूवमेंट हुई है उस शेयर के अंदर, यानी बिकॉज़ स्टॉक अंडर वैल्यूड था, मार्केट में लोगों की नज़रों में आया वो शेयर एंड फ्रॉम 360 इट वेंट टू 710 एंड 720 समथिंग लाइक दैट। एक बार चेक करना आप ज़रूर। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इश्यू मार्केट अभी उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि 360 है एंड वो वैल्यू आपकी कम है, तो आप उस टाइम पे अपने शेयर को मार्केट में इक्विटी के थ्रू पैसा आप रेज़ नहीं करना चाहोगे। आप अपने शेयर्स को बायबैक ही कर लोगे अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड मिल रहा है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो ओनरशिप है, वो कम डाइल्यूट हो गई। आप अपनी जो डाइल्यूशन हो रखी थी वो आपने वापस सही कर दी। तो मैनेजमेंट ये करती है। तो इसके लिए बोला गया कि अगर आप एडिशनल इश्यू कर रहे हैं इक्विटी का, तो कहीं न कहीं नेगेटिव सिग्नल भी जा सकता है इन्वेस्टर के दिमाग में कि भैया ये तो एडिशनल इश्यू इक्विटी की फॉर्म में कर रहा है, यानी कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है। सो इंटरप्रेटेड एज़ अ नेगेटिव सिग्नल बाय इन्वेस्टर। सो व्हेयर एज़ अगर डेट आप इश्यू करते हो तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है कि कंपनी के पास इतनी एबिलिटी होगी कि ये इंटरेस्ट पेमेंट्स कर पाएगा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट के थ्रू या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स या डेट के थ्रू पैसा आप रेज करते हैं, तो एक तरीके से आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको एक फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की फॉर्म में, एंड इक्विटी में वो नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप फिर भी डेट के तरीके से पैसा उठा रहे हैं रादर देन इक्विटी, तो एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी शो करेगा कि कंपनी के पास इतनी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इतने फंड्स हैं, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, इतनी स्टेबिलिटी है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को बियर कर सकते हैं, जो आपको करनी ही पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर ये सिग्नल्स हैं, दीज़ आर द सिग्नल्स जो इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ। इट्स नॉट कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। इट्स जस्ट अ सिग्नल कि कंपनी ऐसा करती है इस पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऊपर बोला कि एडिशनल इश्यू कैपिटल करती है जब उसको लग रहा है कि उसके प्राइस ओवर वैल्यूड है। लेकिन मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नेगेटिव सिग्नल भी ले सकते हैं, नेगेटिव सिग्नल की दे सकते हैं। डेट इश्यू कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि कंपनी की वैल्यू डिटोरिएट होने वाली है, इसलिए डेट उठा रहे हैं। बट इसका ये तो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि वो फ्यूचर एबिलिटी दिखा रहा है कहीं न कहीं वो हम पेमेंट्स करने की। तो इट्स जस्ट लाइक नज़रिए-नज़रिए की बात है। तो अगर उसको मतलब आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जो सिग्नल्स हैं, अगर ये एक तरीके से भारी पड़ सकते हैं पुअरली परफॉर्मिंग कंपनी के लिए, क्योंकि हो सकता है वो अपनी इतनी ग्रोइंग स्टेज पे ना हो, पुअरली परफॉर्मिंग कंपनी है और उसने कोई भी ऐसा एक्शन ले लिया जिसकी वजह से परसेप्शन गलत क्रिएट हो गई माइंड में इन्वेस्टर्स के, गलत तरीके से सिग्नल चला गया। तो ऐसी पुअर परफॉर्मिंग कंपनी को थोड़ा-सा भी झटका लगेगा तो उसको काफ़ी इम्पैक्ट करने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, जो भी मोर फाइनेंशियली लेवरेज्ड कंपनीज होती है जिसके अंदर फाइनेंशियली जो डेट के फॉर्म में पैसा है वो थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है, तो उस ऐसी टाइप ऑफ कंपनीज में लेस फ्रीडम मिलती है मैनेजर्स को टू टेक मोर डेट और स्पेंड कैश अनवाइजली। यानी एक तो आप डेट इशू नहीं कर सकते, मैंने कहा ऑलरेडी आप फाइनेंशियल लेवरेज कंपनी है, ऑलरेडी आपके पास डेट की अमाउंट एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपके पास डेट की है रादर देन इक्विटी। तो आपके पास एक फ्रीडम कम आती है मैनेजर्स के पास कि अगर उनको डेट की जरूरत है तो वो डेट के अगर उनको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है तो वो डेट के
तरफ ना जाके अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अगर इक्विटी रेज़ करेंगे इंटरनली अपने आप को देखेंगे कि इंटरनल सोर्स ऑफ फंड से अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने की अपनी फुलफिल करने की कोशिश करेंगी रादर देन टेकिंग मोर डेट या फिर आप अपने जो कैश फ्लो है आप उनको ईज़िली मतलब अनवाइज़ली आप उनको स्पेंड नहीं करोगे। उसके बाद हाई जो अगर डेट लेवल होते हैं, अगर हमारे पास मेरे डेट लेवल ऑलरेडी हाई लेवल पे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिसिप्लिन लाता एक तरीके से मैनेजर्स के अंदर एंड उनको फोर्स करता है मैनेज करने के लिए कंपनी को एफिशिएंटली एंड यूज़ कैश वाइज़ली एंड इसी कंडीशन को, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो हाइपोथेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री कैश फ्लो हाइपोथेसिस। तो अभी तक मैंने क्या बोला? अब तक मैंने क्या बोला? फटाफट, फटाफट, फटाफट। अभी तक मैंने क्या बोला? सिंपल सा बोला कि अगर आपके पास डेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मैनेजर्स के पास एक फ्रीडम कम आएगी कि अगर उसे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, मार्केट में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो डेट की तरफ नहीं जाएगा। प्लस अपने कैश को भी अनवाइज़ली स्पेंड नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसको इंटरेस्ट पेमेंट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट उसे अपने डेट होल्डर्स को, डिबेंचर्स होल्डर्स को जिनसे उसने डेट फाइनेंस कराया है, उनको देनी पड़ेगी। तो आप कैश भी अनवाइज़ली स्पेंड नहीं करोगे और अपने डेट भी ज़्यादा नहीं लोगे। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि एक तरीके से फोर्स करता है मैनेजमेंट को कि वो एफिशिएंटली काम करे और कैश वाइज़ली काम करे। इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो हाइपोथेसिस। इट्स जस्ट लाइक कि अगर एग्जाम टाइम जब बिल्कुल पास आने वाला होता है और कोर्स बहुत ज़्यादा बचा होता है, तो आपके अंदर जो टेंशन आती है, उसकी वजह से आप एफिशिएंटली उल्टा काम करते हो और इफेक्टिवली काम करते हो, वाइज़ली काम करते हो। तो एक तरीके से जो थोड़ी बहुत टेंशन होती है, वो आपको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करने के लिए फोर्स करती है। तो इतनी वो थोड़ी बहुत टेंशन चलती है, इसलिए बोलता हूँ थोड़ी बहुत टेंशन लेनी चाहिए। ज़्यादा टेंशन मत लो, जिससे आप अनवाइज़ली तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो, इनएफिशिएंटली काम करना स्टार्ट कर दो। वैसी टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, बट हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन लेनी तो बनती है। अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प कर रही है तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मैंने बोला इक्विटी वालों को थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है कि मैनेजर्स के बीच में और ओनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं वही इन्फॉर्मेशन असिमेट्री की वजह से। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि इस एजेंसी कॉस्ट को मैं रिड्यूस कर सकूँ। लेकिन आप कितनी भी कॉस्ट रिड्यूस कर लो, एक रिजल्ट जो कुछ ना कुछ कॉस्ट रह ही जाएगी, उसको हम बोलते हैं नेट एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नेट एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब नेट एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ अ मॉनिटरिंग कॉस्ट, नंबर 2 इज़ अ बॉन्डिंग कॉस्ट एंड नंबर 3 इज़ अ रेसिडुअल लॉसेस। जो नंबर 1 है मॉनिटरिंग कॉस्ट यानी कि आपने सुपरवाइज़ करने के लिए आपकी जो कॉस्ट लग रही है, मैनेजमेंट को सुपरवाइज़ कराने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, नंबर 1 इज़ द मॉनिटरिंग कॉस्ट या आपके एक्सपेंसेस कुछ लग रहे हैं रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स के अब आप वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे ताकि आप कुछ हेल्प कर सको। एक इन्फॉर्मेशन असिमेट्री हो रखी है, उसको एक सर्टेन लेवल तक रिड्यूस करने में अगर वो आपको बार-बार रिपोर्टिंग करेंगे चीज़ों को लेके तो उसके लिए भी कुछ एक्सपेंसेस जाएँगे, तो वो भी एक कॉस्ट का पार्ट बनेगी। प्लस अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग कराना चाहते हैं कि कंपनी बहुत तरीके से काम करे फॉलोइंग एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो भी कंपनी के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। तो उसके लिए भी क्या हो सकता है अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम आ जाए, तो मॉनिटरिंग कॉस्ट थोड़ी बहुत कम हो सकती है कि आपको पता है कि मेरी मॉनिटरिंग कॉस्ट अगर अच्छी मतलब मेरा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक ढंग से काम कर रही है, तो मॉनिटरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको मॉनिटरिंग कॉस्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट एंड एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द शेयर होल्डर्स की वो रिपोर्टिंग आपको करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स। उसके बाद बॉन्डिंग कॉस्ट आती है जिसके अंदर हम एश्योरेंस देते हैं शेयर होल्डर्स को कि जो मैनेजर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं इन द शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ही। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग कॉस्ट। लेकिन मैं तब भी बोलता हूँ कि चाहे कितने भी आप मॉनिटरिंग कॉस्ट लगा लो, कितनी भी आप बॉन्डिंग कॉस्ट लगा लो, लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट है जो जब भी एडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन के साथ लगेगी ही। उसे बोलते हैं रेसिडुअल लॉसेस कि इतना तो आप मतलब कॉस्ट इतनी तो रहेगी ही रहेगी, इसको आप खत्म कर ही नहीं सकते बेसिकली। उसके बाद तो ये था पार्ट 1 एंड इसके बाद एक थोड़े से 2-3 पॉइंट्स और हैं। बस थोड़े से 2-3 पॉइंट्स और समझने वाली बात है, जो अभी मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। वो करके एंड दिस रीडिंग विल बी डन। तो सबसे पहले जो पॉइंट है अब दूसरा, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग नीड। मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो में ही हमने ये बात की थी कि कंपनी की लाइफ साइकिल डिपेंड करती है कि वो ग्रोइंग स्टेज में है, मतलब स्टार्टअप स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज पे है। तो उसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि एक डिपेंड करता है ऐसे कौन-कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे को डेट की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को कैपिटल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मेरे को फाइनेंसिंग की किस तरीके से नीड है। तो डिटरमिनेंट जो अमाउंट एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग को इफेक्ट करता है, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि जो टोटल अमाउंट है मेरे पास कि मुझे कितनी अमाउंट मुझे मार्केट से उठानी है, किस टाइप की फाइनेंसिंग मुझे उठानी है, ये डिपेंड करता है बिज़नेस मॉडल पे, प्लस पोज़ीशन आपकी लाइफ साइकिल में कैसी है। पोज़ीशन इन द सेंस कि आपकी ग्रोथ की स्टेज है आपकी या फिर आपकी
स्टार्टअप स्टेज, सबसे पहले स्टार्टअप स्टेज, उसके बाद ग्रोथ स्टेज, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज। ये फैक्टर्स हमने देख लिए थे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट में, कि अगर आप स्टार्टअप स्टेज में तो डेट के थ्रू आप ज़्यादा पैसा नहीं उठा सकते, आपको इक्विटी पे रिलाय करना पड़ेगा। ग्रोथ में आपको थोड़ा और पैसा चाहिए, बट आप यहाँ पे डेट भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो। एंड मैच्योरिटी पे तो आपको डेट भी ईजिली मिल जाएगा एट लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पे आप अगर, और आपके जब मैच्योरिटी स्टेज पे अच्छा खासा पैसा भी चाहिए आपको मेंटेन करने के लिए, तो उसमें भी आप डेट आप अच्छे से ले सकते हो। प्लस बिजनेस मॉडल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितने अमाउंट, कितनी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सपोज यू आर इन द कैपिटल इंटेंसिव, जो आपका बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। क्या बिजनेस, मैंने बोला कि अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो उसके अंदर आपको अच्छे खासे एसेट्स चाहिए अपने आपको मेंटेन करने के लिए। एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस आर, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, आपके पास जो भी ट्रक्स होंगे, जो भी आपके पास व्हीकल्स हैं, वो अच्छी खासी कॉस्ट के आते हैं। या आपके पास रियल एस्टेट का काम है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्रोडक्शन का काम है, फॉर एग्जांपल गोल्ड माइन या कोल माइन, ऐसी जो चीजें हो गई नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड, इसके अंदर आपको कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, इसके अंदर आपको कैपिटल अच्छा खासा चाहिए। तो इनके लिए ऐसे एसेट्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको थोड़ा ढंग से देखने वाली बात है। जो भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं ना, उसके अंदर जो एसेट टर्नओवर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स अपॉन टोटल एसेट टर्नओवर, यहाँ पे लो होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो टोटल एसेट होगा ना, टोटल एसेट वो ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द सेल्स। तो मैं बोलूंगा जो एसेट टर्नओवर रेशो है, जो एसेट टर्नओवर रेशो है, वो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे लो होगी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू सेल्स की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपॉन सेल्स, यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा ऑब्वियसली। कॉमन सेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे। और ऐसी आपको वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए भी ज्यादा चाहिए, तो नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन सेल्स भी आपकी यहाँ पे हाई होगी। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के अंदर एसेट टर्नओवर आपकी कम होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू सेल्स हाई होती है, नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स भी हाई होती है। और ऐसी फर्म में हम बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई भी फर्म, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव में है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर किसी फर्म का गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में बात करता हूँ, जिसके अंदर कुछ बोला जाता है कि आपको इतनी इक्विटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, तो उस ऐसी बिजनेसेस में आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। वो कम हो सकती थी, बट ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइंड है, तो मैं बोलता हूँ कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी बहुत जा सकती है ऊपर, जो कि कम हो सकती थी। दिस वाज ऑल अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस। फिर उसके बाद हम आके बात करते हैं कैपिटल लाइट बिजनेस। कैपिटल लाइट बिजनेस कौन से होते हैं? कैपिटल लाइट बिजनेस फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर या फिर सर्विस बिजनेस में, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं उबर की। जो उबर बिजनेस हो गया या फिर जो ओला बिजनेस हो गया, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दे आर द इंटरमीडियरीज है, जो आप उनका खुद का जो व्हीकल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये कैब प्रोवाइड करते हैं या फिर जो ऑटो उबर प्रोवाइड करते हैं, उबर मोटो प्रोवाइड करते हैं, ये इनके खुद के एसेट्स नहीं है, कोई और बंदा है जिनके पास ये एसेट्स हैं, वो इनके साथ जुड़ते हैं। एंड दे आर द वन, जो उबर एंड ओला, दे आर द वन दैट आर रेंडरिंग सर्विसेज। एक तरीके से दे आर दोनों पार्टीज को, द वन हु इज प्रोवाइडिंग द कैब एंड द वन जिसको रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके पास इतनी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू द ऊपर, जैसे जो रियल एस्टेट वाले थे या नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्शन वाले थे, उन लोगों में ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू देम, इनके पास लो कैपिटल नीड्स होती है। इनकी जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर होती है, ऊपर वालों की लो थी, इनकी हाई होती है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू सेल्स करते हैं, ऊपर वालों की हाई थी, इनकी लो होती है। सो ये जो पॉइंट है, मैं बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इनको लाइट क्या, एसेट लाइट बिज़नेस भी बोलते हैं, कि इनके अंदर इतने एसेट, इनको इतने ज़्यादा एसेट अपने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करने की नीड नहीं होती है। तो ऐसे बिज़नेसेस में क्या होते हैं, जो कैपिटल लाइट बिज़नेसेस होते हैं, एसेट लाइट बिज़नेसेस होते हैं, उनके अंदर शॉर्ट या नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल होती है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट, कि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कैश कन्वर्जन साइकिल इन लोगों की काफ़ी कम होती है, या फिर ना के बराबर नेगेटिव ही होती है, क्योंकि इनके पास एक तरीके से ऑब्वियसली कैश पड़ा हुआ है, एम्पल कैश है अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ करने के लिए। उसके बाद ये कंपनसेट, ऐसी जो बिज़नेसेस होती हैं, ये अपने एम्प्लॉइज़ को कंपनसेट करती हैं यूजिंग द स्टॉक ऑप्शन, रादर देन इनको कैश में पे करने के बजाय ये स्टॉक ऑप्शंस भी इश्यू कर रही होती हैं। दिस इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग जो ये ऑप्ट करती हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इसका, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी। जब हम कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि किस रेट पे मार्केट प्रिवेलिंग रेट्स क्या चल रहे हैं, आपका डेट आपको किस रेट पे अवेलेबल है, इक्विटी में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सो ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो आप कंसिडर करते हैं। सो इन द प्रीवियस सीडिंग हमने कंसिडर किया था कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को बताते हैं कि कंपनी के पास एबिलिटी है कि नहीं है, या फिर कंपनी बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करती है कि कंपनी में
कंपनी कंसिडर करती है, टैक्स रेट क्या है, मार्केट में रेगुलेशंस क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, वो सब चीज़ें हो गई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसकी बेसिस पे जो कॉस्ट है, बेसिकली जो परसेंटेज टर्म्स में बात करता हूँ कि जो कॉस्ट है कि डेट होल्डर्स इतना पैसा चाहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्स परसेंट अमाउंट है। सो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये चीज़ें ऊपर-नीचे कर सकती हैं? तो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो हम बोलते हैं टॉप डाउन फैक्टर्स, एक होता है इश्यूअर स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टॉप डाउन फैक्टर्स की, टॉप डाउन फैक्टर्स बेसिकली मैक्रो बेस्ड होते हैं। क्या होता है? मैक्रो बेस्ड, जिसके अंदर आपको आप क्या चीज़ देखते हो, आपकी फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियली मार्केट कंडीशन आपकी कैसी है, वो आप चेक करते हो। इंडस्ट्री की कंडीशन कैसी है, वो भी आप कंसीडर करते हो। उसके बाद आप इकोनॉमिकली कंडीशन देखते हो कि जो इन्फ्लुएंस करती है डेट एंड इक्विटी होल्डर्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन कैसी है, इंडस्ट्री कंडीशन कैसी है, दीज़ आर द फैक्टर जो आप कंसीडर करते हो। एंड कंसीडरिंग दैट डेट होल्डर्स क्या करते हैं, जो रिस्क फ्री रेट है मार्केट में, जो वो अगर इन्वेस्ट करता कहीं और इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वहाँ से एक्स परसेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 5% या 6% जो वहाँ से वो ले सकता था, वो डेट होल्डर्स उतना तो चाहेगा ही चाहेगा। अगर आपको वो अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है एज अ डेट, उतना तो आपसे लेगा ही लेगा। प्लस जो इश्योर स्पेसिफिक रिस्क अगर कुछ है, कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क है, तो उसके बेसिस से भी उसका जो स्प्रेड है, रिस्क प्रीमियम बोलूंगा, जो रिस्क लेने का जो प्रीमियम है, वो भी वो आपसे चार्ज करने की कोशिश करेगा। प्लस उसके साथ साथ कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं या कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द रियल ग्रोथ, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट्स का में चेंज होना, दीज आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे रिक्वायर्ड रेट की जो परसेंटेज है वो मेरी इंक्रीज हो सकती है। प्लस अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स सपोज रिसेशन चल रहा है मार्केट में इस समय, अगर रिसेशन का रिस्क ज्यादा है, मार्केट में रिसेशन है, तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इशूअर स्पेसिफिक रिस्क। अब इशूअर स्पेसिफिक रिस्क क्या हो सकते हैं कि कंपनी ले रहे कंपनी के कुछ रिस्क हैं जो मैं कंसीडर करता हूँ। तो जो डेट होल्डर या इक्विटी हमारे पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ इशूअर, क्योंकि जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल कैसी है, उसी के बेसिस पे वो अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। अब कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क को देखने के लिए मैं क्या क्या चीजें कंसिडर करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि कंपनी में सेल्स रिस्क कैसा है, कंपनी में सेल्स कितनी ऊपर नीचे होती है, सीजनल है, साइक्लिकल तो नहीं है, या फिर ऑनगोइंग हमेशा चलती रहती है, कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं बेच रहे हैं कि जो अभी बंद होने वाला है, रिवॉल्यूशनरी कोई ऐसी नई मार्केट में चीजें आ गई हैं जिसके बेसिस पे इसकी सेल्स खत्म होने वाली है, कोई मैं सेल्स रिस्क चेक करने का ट्राई करता हूँ। देन मैं टॉक बात करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है इसकी, इसकी ऑपरेटिंग लेवरेज कैसी है। व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज में चेक करता हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन दी टोटल कॉस्ट। तो मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट कितना है टोटल कॉस्ट में से। उसके बेसिस में चेक करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना रिस्क आ सकता है। ये भी अभी अभी हम पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में मैं एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। एंड दूसरा हम बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज कैसे है, कि कंपनी में ऑलरेडी डेट लेवल्स कितने हैं, एंड आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, क्या कंपनी के पास इनफ सफिशिएंट अभी भी इतने फंड्स हैं कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडर कर सकता है, इतनी एपेटाइट है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है और तब भी वो कुछ डेट के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डेट होल्डर्स का बढ़ जाएगा कंसिडरिंग द रिस्क। एंड अगर आपके पास कोलेट्रल है तो क्या चीजें कंसिडर की जाएंगी, आपके कोलेट्रल भी देखे जाएंगे, आपके पास टाइप ऑफ एसेट जो कंपनी ऑन करती है, जो आप कोलेट्रल के रूप में रखने वाले हो, तो क्या उनको इनफ लिक्विडिटी, इनफ सिक्योरिटी मिल रही है अपने एज कम्पेयर टू द डेट अमाउंट जो वो आपकी कंपनी में दे रही है। तो अगर वो सिक्योर फील कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा, अगर वो अनसिक्योर फील कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में स्टेबल, प्रिडिक्टेबल एंड ग्रोइंग रेवेन्यूज हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, प्लस अपनी फाइनेंस को एट अ लोअर कॉस्ट भी आपको देने के लिए राजी हो जाएंगे। दे विल बी एग्रीइंग टू गिव यू द फंड्स एट लोअर कॉस्ट। लास्ट बोलता है कि जो स्टेबिलिटी अगर प्रॉफिट में है तो वो भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा-सा ना ध्यान से सुन लेना। अगर अब तक ध्यान भटक रहा हो, थोड़ा-सा ध्यान अभी इधर, लास्ट, बस लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थोड़ी-सी लंबी हो गई आई नो, बट बहुत लास्ट टॉपिक है और थोड़ा-सा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो मैंने बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है। और मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि कंपनी में फिक्स्ड वर्सेस ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज, मैंने भी बात की थी पहले, ऑपरेटिंग लेवरेज को चेक करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज को चेक करने के लिए आई यूज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट, की तो टोटल कॉस्ट है उसमें से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट में से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपनी में
हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्या बोला मैंने? अगर कंपनी में हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, तो चेंज होने के कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या बोला मैंने? इट जस्ट लाइक अ वेरिएबल इट जस्ट लाइक द फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है कि अगर आपके अंदर फाइनेंशियल लेवरेज क्या करता है, आपकी मैग्नीफाई कर देता है प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स भी मैग्नीफाई होता है, लॉसेस भी मैग्नीफाई होता है। तो सेम लाइक हेयर ओनली, कि अगर आपकी फर्म में ऑपरेटिंग लेवरेज काफी ज्यादा है, ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होने का मतलब आपका जो फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट है टोटल कॉस्ट में, वो ऑन अ हायर साइड है एज कम्पेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट। तो ग्रेटर चेंज होगा। क्या बोला मैंने? ग्रेटर यानी मैग्नीफाई हो जाएगा। मैं क्या बोलूंगा इसको? क्या बोल सकता हूँ? मैग्नीफाई हो जाएगा, ये बोल सकता हूँ। जो भी चेंजेस हैं कैश के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, वो मैग्नीफाई हो जाएंगे, ग्रेटर चेंज होंगे एज कम्पेयर टू द लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज। इसको एक फॉर्मूले से समझाया गया है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फर्म एफ सी प्लस, जिसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इस कंपनी की कितनी थी यहाँ पे? 70 थी, जिसमें से 50 मैं बोलूँगा फिक्स कॉस्ट ही थी एंड 20 जो थी मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी। तो ये बेसिकली फिक्स कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एक सब्सटेंशियल अमाउंट प्ले करती है, ऑपरेटिंग लेवरेज इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जो बेस था, अगर उससे मेरी 25% डिक्लाइन हुई या 25% सेल्स में इंक्रीज़ हुआ, तो जो मेरी पहले आरओई जो 30% आ रही थी, वो सीधा 10% हो गई एंड जो 30% आ रही थी, वो सीधा कितनी हो गई? 50% हो गई चेंज होने से। एंड उसके बाद एक जो चीज़ और समझ आती है कि एज़ कम्पेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट, मैंने बोला कि जो चेंजेस होगा, जो चेंज हुआ है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्म जिसके अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज कम है। फॉर एग्जांपल इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर 20% है, मतलब खाली 20 ही मेरी 20 ही मेरी फिक्स कॉस्ट है और 50 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी वेरिएबल कॉस्ट मेरी ज़्यादा है। तो उस केस में अगर मेरा 25% डिक्लाइन हुआ है, 25% इंक्रीज़ हुआ है, तो जो मेरी 30% आरओई थी, वो मेरी खाली 43 हुई एज़ कम्पेयर टू द 50%, एज़ कम्पेयर टू द 50%। मेरी 43 से मतलब 40 हो गई 30 से एज़ कम्पेयर टू 50% एंड यहाँ पे 18% हुई 30 से एज़ कम्पेयर टू द 10%। तो मैं बोलूँगा कि मेरे जो चेंजेज़ हैं, वो ज़्यादा चेंजेज़ हैं, ग्रेटर चेंजेज़ हो रहे हैं ड्यू टू द हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, ड्यू टू द हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। फटाफट एक बार दोबारा बोलते हैं, मैंने क्या बोला अभी? अगर आपकी कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, यानी फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में चेंज होने की वजह से ग्रेटर चेंज होगा प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो के अंदर एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लो ऑपरेटिंग लेवरेज है। ठीक है जी। इट जस्ट लाइक कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, ये अच्छी खासी मेजर कंपोनेंट होता है, वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी कॉस्ट कम होती है ना, तो वो एक उसका जो प्रेशर है फिक्स कॉस्ट का, वो ज्यादा दिखाई देता है। और जैसे ही सेल्स हमारी इंक्रीज होती है, तो फिक्स को जो अगर सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई, तो फिक्स कॉस्ट एग्जैक्टली सेम है, वेरिएबल कॉस्ट की तरह बढ़ तो रही नहीं रही, तो वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट है वो कम दिखाई देती है, फिर वो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब जो लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल लेवरेज है और इंटरेस्ट कवरेज है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जो कंसिडर किए जाते हैं कि कंपनी में फाइनेंशियल लेवरेज कैसी है, इंटरेस्ट कवरेज कैसा है। उसी के बेसिस पे में ये अपने आप में एक इन्वेस्टर्स जो है कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज सिग्निफिकेंट इंडेटनेस को शो करता है और वहीं इंटरेस्ट कवरेज शो करता है कि एबिलिटी क्या है आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट करने की। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आई थिंक दिस इज ऑल इन दिस रीडिंग। आई नो ये रीडिंग 2 पार्ट में बनी है एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था कंटेंट एंड मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, ताकि अब आप इस वीडियो के बेसिस पे इस वीडियो को सुनो एंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो अपने करने। अब इसमें ये नहीं कि आपको इधर-उधर से देखने की ज़रूरत है। आई हैव ट्राइड ईच टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस रीडिंग, इसलिए थोड़ी-सी ये लंबी हो गई है, बट स्टिल अच्छे से कवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार सुनोगे, आपको सब चीज़ें फटाफट मेरे साथ बोलना-बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो समझ लो कि आपको अच्छे से आ गया है। क्वेश्चन्स करोगे तो और चीज़ें रिटेन होना स्टार्ट हो जाएँगी। मैं हर बार बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और अभी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा-थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे तो एंड में जब बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आ जाओगे, तब आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने वहाँ पे आधा घंटा, 1 घंटा भी वेस्ट क्यों किया था उस चीज़ में, उस बेकार की चीज़ पे। तो खाली एक समझ लो कि अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो आज की डेट में, सिंपल एक फंडा है, जो आप एक्शन कर रहे हो आज की डेट में और आपको लग रहा है कि फिर आपको डाउट है कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो खुद से एक सवाल पूछ लो, क्या ये जो मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? और अगर दिल से आवाज़ आ रही है कि हाँ, सही कर रहा हूँ, तो यानी कि वो सही है आपके आपके बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर अंदर से आ रहा है ना कि नहीं यार, मुझे ये काम ना इस समय करना नहीं चाहिए या फिर मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो अवॉइड कर दो। यानी वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, खाली टाइम वेस्ट है।
ठीक है? अपने फ दोस्तों से बात करो कभी-कभी जो होता है ना एक मतलब दोस्त यानी कि ऐज़ इन जो आपको मोटिवेट करे, इस टाइम पे ये नहीं कि आपको अपनी तरफ बोले कि छोड़ यार पढ़ाई-वढ़ाई में कुछ नहीं रखा टेंशन-वेंशन होती है छोड़, कुछ नहीं मस्ती कर, नहीं। ऐसे दोस्तों से बात करो, ऐसे लोगों से बात करो, मम्मी-पापा से बात करो जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है पढ़ाई करने की रोज़। आपको मन करता है, जो आपको पुश करते हैं ना टुवर्ड्स द सक्सेस, वो ही आपके एक्चुअली में रियल फ्रेंड्स होते हैं रादर देन कि जो आपको खाली मस्ती के लिए, घूमने के लिए दोस्त हैं, फिर वो दोस्त नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ टाइम पास ओनली। टू बी ऑनेस्ट मेरे वर्ड्स हार्श हो सकते हैं, हो सकता है कि लग रहा हो कि यार क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, बट दैट इज़ ट्रू। तो जस्ट अपने आप को उन लोगों से सराउंड करो, उन लोगों के पास रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, वो आपको आगे तक लेके जाएँगे। रादर देन अपने उन लोगों के पास रहना जो आपको नेगेटिविटी पे करते हैं या फिर जो सोचते हैं कि चलो ठीक है टाइम पास करते हैं, हँसी-मज़ाक में टाइम निकाल दिया दैट्स इट नहीं। अभी टाइम है, खाली यही एज है पढ़ने की अच्छे से, जितना अच्छे से आप यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर लोगे उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है मस्ती करने की, जहाँ घूमना है, जो करना है पूरी लाइफ़ में करते रहना। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, आप किसी को आंसरेबल भी नहीं रहोगे। अभी थोड़ी-सी एज है 3-4 साल, 5 साल, ढंग से लगा दो एंड रिजल्ट्स विल बी मार्वेलस। ठीक है जी? सो टिल देन इसी रीडिंग में इतना ही करते हैं। सी यू इन रीडिंग नंबर 28 टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।